हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आजाद ग्रुप ऑफ एजुकेशन में। जिस तरह से आप सभी जानते हैं कि इस वीडियो सीरीज के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं आईएएस प्रीलिम्स में आए हुए इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चंस की। पिछले ईयर्स में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनकी 2022 से 2017 तक क्वेश्चन हमने 6 सालों के क्वेश्चन हमने देख लिए हैं और हम ये इरादा रखते हैं कि 2013 तक के क्वेश्चन हमें कंप्लीट देखने हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 2015 और 2016 के क्वेश्चंस की, और उसके बाद में एक वीडियो आपको और देखने को मिलेगा जिसमें 2013 तक के क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके होंगे। ठीक है, तो आइए बात करते हैं बिना किसी देरी के 2016 के क्वेश्चंस के बारे में। अटल पेंशन योजना के बारे में बात की गई है। अटल पेंशन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? यह एक न्यूनतम गारंटीड पेंशन योजना है जो मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए बनाई गई है, को लक्ष्य बनाती है। तो यह बात बिल्कुल ठीक है। एक तरह की पेंशन स्कीम है जहां पर यह गारंटी है कि एक एज के बाद में आपको न्यूनतम इतनी राशि पेंशन के रूप में मिलेगी अगर आप अभी से कुछ प्रीमियम राशि उसमें ऐड करना शुरू करते हैं। तो पहली बात ठीक है, परिवार का केवल एक ही व्यक्ति इस योजना में शामिल हो सकता है। ऐसा नहीं है, अगर आप काम कर रहे हैं और बैंकधारी हैं, खाता धारक हैं, तो आप इसमें योजना का लाभ ले सकते हैं। सिर्फ एक व्यक्ति जैसी बात इसमें नहीं कही गई है। तो दो को अगर हम गलत करते हैं तो दो ऑप्शन भी हमारे गलत हो जाते हैं। अभिदाता यानी सब्सक्राइबर की मृत्यु के पश्चात जीवन साथी को आजीवन पेंशन की समान राशि गारंटीत रहती है। हमने कई बात कही ना, न्यूनतम गारंटी पेंशन योजना है, तो यह बात भी बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका आंसर हम करेंगे 1 और 3। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। ड्रिप सिंचाई पद्धति के प्रयोग के लाभ क्या है? जब हम ड्रिप सिंचाई पद्धति के का प्रयोग करते हैं तो उसके क्या क्या लाभ हमें देखने को मिलता है? खरपतवार में कमी देखने को मिलती है, जी ठीक है। लवणता में कमी, मृदा लवणता देखो एक अलग समस्या है। ठीक है, ज्यादा पानी की मात्रा से भी मृदा लवणता जैसी समस्या हो सकती है, लेकिन मिट्टी की प्रकृति के बारे में भी हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसे हम ये नहीं कह सकते कि यह लाभ है इसमें। तो कम पानी से मृदा की लवणता में कमी तो नहीं होगी अगर आप ड्रिप सिंचाई कर रहे हैं तो भी। तो मृदा लवणता में कमी इसको नहीं माना जा सकता। जब आप दो को हटा देते हैं तो एक ऑप्शन आपका हट जाता है, और जब आप कहते हैं कि खरपतवार में कमी होती है तो ऑप्शन डी भी आपका गलत हो जाता है। मृदा अपरदन में कमी, बिल्कुल, अगर आप पानी बहुत तेज मात्रा में बहाते हैं, सिंचाई करते हैं, तो आपकी मिट्टी भी बह के जाने लगती है, मृदा अपरदन होता है। लेकिन अगर आप ड्रिप सिंचाई करते हैं तो मृदा अपरदन में भी कमी देखने को मिलती है। तो ड्रिप सिंचाई से हमें क्या क्या लाभ हुआ? 1 और 3, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। साल दर साल लगातार घाटे का बजट रहा है। घाटे को कम करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी कार्यवाही या कार्यवाहियां की जा सकती है? सरकार क्या क्या करेगी घाटे को कम करने के लिए? बजट का घाटा मतलब सरकार को जो आय होती है उससे ज्यादा टारगेट रखती है सरकार व्यय करने का। आय कम व्यय ज्यादा, इसे तो हम कहते हैं बजट घाटा। तो राजस्व व्यय को घटाना सही बात है। सरकार अपने राजस्व व्यय को, जो दिनों दिन होने वाला खर्चा है, हर दिन होने वाला, डे बाय डे वाला, ये जो फिक्स अमाउंट है एक तरह से जो खर्चा है, अगर उसको कम किया जा सके तो घाटा कम होगा। नवीन कल्याणकारी योजनाओं को प्रारंभ करना। आप एक बात बताइए, अगर नवीन कल्याणकारी योजनाओं को प्रारंभ किया जाएगा तो क्या सरकार को ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। तो इससे घाटा कम थोड़ी होगा, इससे तो घाटा बढ़ जाएगा। सहाय की सब्सिडी को युक्ति संगत बनाना, यहाँ अपने जहां पर सब्सिडी देने की जरूरत है वहां पर दी जाए, उतनी मात्रा में दी जाए जितनी जरूरत है। जहां पर जरूरत नहीं है उसको हटा लिया जाए। तो इससे भी हमारा जो घाटा है वह थोड़ा कम हो सकता है। ठीक है, आयात शुल्क को कम करना। जब आप आयात करते हैं तो आप आने वाले सामान पर एक टैक्स लगाते हैं, आयात शुल्क, इंपोर्ट ड्यूटी, उससे सरकार का राजस्व बढ़ता है। तो अगर उसको कम कर देंगे तो हमारा तो राजस्व कम हो जाएगा ना, इससे तो हमारा घाटा बढ़ेगा, घटेगा नहीं। तो इसको कम नहीं करना है।
ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 1 और 3, ऑप्शन सी होगा हमारा आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। भारत में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से पेमेंट्स बैंक की स्थापना की जा रही है। इस दृष्टि से निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है। पेमेंट बैंक के बारे में आपसे पूछ रहा है कि पेमेंट बैंक के बारे में क्या सही है। जिन मोबाइल या टेलीफोन कंपनियों और सुपर बाजार श्रृंखलाओं के पास है, वे भुगतान बैंकों के प्रवर्तक होने के योग्य है। ठीक है, भुगतान बैंक क्रेडिट कार्ड एवं डेबिट कार्ड दोनों जारी नहीं कर सकते। पेमेंट बैंक ये जारी नहीं कर सकते। पेमेंट बैंक सिर्फ भुगतान के लिए एक तरह से जारी किए जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। दूसरा, जब आप गलत करते हैं तो आपके 3 ऑप्शन निकल जाते हैं और आपका सही उत्तर निकल के आता है केवल 1 और 3। भुगतान बैंक लोन नहीं दे सकते, बिल्कुल सही बात है। 1 और 3 आपका बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर होगा। आगे बढ़ते हैं। उदय योजना की बात कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा सरकार की योजना उदय का एक प्रयोज्य है। तो बताइए, उदय किसके बारे में योजना थी। ठीक है, वर्ष 2018 तक देश में हर घर में बिजली उपलब्ध कराना, क्या यह था उदय का टारगेट, या यह था कि ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के क्षेत्र में नव प्रयासी स्टार्टअप उद्यमियों को तकनीक एवं वित्तीय सहायता प्रदान करना। एक्चुअली उदय जो था वह बिजली से ही संबंधित था, लेकिन जो बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की जो खराब हालत थी उनके लिए था। विद्युत वितरण कंपनियों के वित्तीय कायापलट, उन्हें फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करना और उनका वापस उत्थान करने का प्रबंध करने से संबंधित थी उदय योजना। हमारी सरकार की जो उदय योजना थी वह डिस्ट्रीब्यूशन, जो डिस्कॉम्स है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो थी उनके बारे में यह बात की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन डी होगा हमारा आंसर। और इनके बारे में ज्यादा समझाने जैसी चीजें कुछ है नहीं। आपको योजना के बारे में पता होता है तो आप उसे कर पाते हैं, नहीं पता होता है तो नहीं कर पाते, यही बात है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कभी कभी समाचारों में दिखने वाला आईएफसी मसाला बॉन्ड, यानी आईएफसी मसाला बॉन्ड के बारे में हमने चर्चा की थी, जो भारतीय मूल्य पर जारी किए जाते हैं विदेशों में भी। ठीक है ना, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम यानी आईएफसी जो इन बॉन्डों को प्रस्तावित करता है, विश्व बैंक की एक शाखा है। सही बात है, विश्व बैंक के अंतर्गत उसकी 5 सब्सिडरीज आती है, उसमें से आईएफसी एक है। आप पता कीजिए बाकी की 4 कौन सी है। ठीक है, तो यह बात बिल्कुल ठीक है। ये रुपया अंकित मूल्य वाले बॉन्ड है। हमने बात की थी विदेशों में जारी करेंगे, लेकिन हमारे रुपये पर जारी करेंगे, ना कि डॉलर पर। रुपया अंकित वाले बॉन्ड है और सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के ऋण वित्तीयन के स्रोत हैं। तो बिल्कुल सही है, कोई कंपनी भी जारी कर सकती है और कोई सरकार भी इन्हें जारी कर सकती है। दोनों ही सही है, ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है, सही उत्तर की बात कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसको या किनको भारत के पूंजी बजट में शामिल किया जाता है। पूंजी बजट में शामिल करने की बात है। अब आपने देखा होगा जब हम बजट की बात करते हैं तो व्यय और आय की बात होती है। व्यय और आय, खर्चा और इनकम। अब व्यय भी हम 2 तरह से बांटते हैं, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। और आय भी हम 2 तरह से बांटते हैं, पूंजीगत आय और राजस्व आय। जब हम पूंजीगत व्यय और पूंजीगत आय की ही बात करते हैं उसी को हम कहते हैं पूंजीगत बजट। ठीक है, इसमें से राजस्व वालों को हटा देते हैं, आय को भी और व्यय को भी, इसी को हम कहते हैं पूंजीगत बजट। तो ये पूछ रहे हैं पूंजीगत बजट में क्या शामिल होगा। पूंजीगत बजट में शामिल होगा, देखो, सड़कों, इमारतों, मशीनरी आदि जैसी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण पर व्यय।
जो परिसंपत्तियों पर पूंजीगत व्यय से क्या होता है, या तो आपकी संपत्ति बढ़ती है या आपके दायित्व कम होते हैं। सही बात है, या तो आपकी संपत्ति बढ़ती है या आपके दायित्व कम होते हैं, इस तरह के प्रभाव होते हैं पूंजीगत व्यय के अंतर्गत। तो देखिए आपकी संपत्तियां बढ़ रही है, इन पर अधिग्रहण कर रहे हैं, सड़कों, इमारतों, मशीनरी आदि संपत्तियों पर अधिग्रहण का व्यय, तो ये पूंजीगत बजट में शामिल होगा। सही है। विदेशी सरकारों से प्राप्त ऋण, जो सरकारों से विदेशों से जो प्राप्त ऋण होता है, ऋण भी तो पूंजीगत बजट होता है, पूंजीगत आय होती है एक तरह से, क्योंकि वह क्या होती है, हमारी संपत्ति को एक बार बढ़ा देती है और हमारे दायित्व को भी बढ़ा देती है, क्योंकि अब हमारे पास दायित्व है कि हम उसको हमें चुकाना है, तो दायित्व बढ़ गया, तो इसे हम क्या मानेंगे, पूंजीगत बजट के अंतर्गत शामिल करेंगे। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को जो अनुदान दिया जाता है और जो एडवांस उन्हें दिया जाता है, यह भी पूंजीगत व्यय का ही एक हिस्सा माना जाता है। ठीक है, तो तीनों ही यहाँ पर पूंजीगत बजट का हिस्सा है और हम इसमें 1, 2 और 3 को सही आंसर के रूप में चुनेंगे। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा कभी कभी समाचारों में दिखने वाले पद आयात आवरण यानी इंपोर्ट कवर का सर्वोत्तम वर्णन करता है। इंपोर्ट कवर क्या होता है, आपके पास जो फॉरेक्स रिजर्व है, आपके पास जो विदेशी मुद्रा भंडार है, उससे आप कितने महीनों का आयात कर सकते हैं। यदि आपके पास पैसा खत्म हो जाए तो वर्तमान में सरकार के पास जो फॉरेक्स रिजर्व है, उससे सरकार कितने महीनों का, कितने समय तक का सामान आयात कर सकती है, अपनी जरूरतें पूरी कर सकती है, उसे ही हम आयात कवर कहते हैं। तो यह फॉरेक्स रिजर्व से संबंधित एक टर्म है। आइए देखते हैं। यह किसी देश के आयात मूल्य एवं सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात को बताता है, नहीं, अनुपात को नहीं बताता है। यह किसी देश के एक वर्ष में आयात के कुल मूल्य को बताता है, जी नहीं, आयात के कुल मूल्य को भी नहीं बताता। यह दो देशों के बीच निर्यात एवं आयात के मूल्यों के अनुपात को बताता है, जी नहीं, बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। यह उन महीनों की संख्या बताता है जितने महीनों के आयात का भुगतान देश के अंतरराष्ट्रीय रिजर्व द्वारा किया जा सकता है। हमारे पास 500-600 बिलियन डॉलर कितने हैं विदेशी मुद्रा में, और हम हमारे देश की आवश्यकताओं की पूर्ति कितने महीनों की आवश्यकताओं की पूर्ति इससे कर सकते हैं, वह बताता है इंपोर्ट कवर। ठीक है, तो डी होगा हमारा सही आंसर। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना के अंतर्गत कृषकों को वर्ष के किसी भी मौसम में उनके द्वारा किसी भी फसल की खेती करने पर 2% की एक समान दर से बीमा किस्त का भुगतान करना होता है। एक समान किस्त से नहीं करना होता। अगर जब आप, ये बात ठीक है, वर्ष के किसी भी मौसम में उनके द्वारा किसी भी फसल की खेती करने पर, अगर वह फसल खाद्यान्न फसल है या तिलहन है, खाद्यान्न एवं तिलहन, तो उस पर आप 2% प्रीमियम पे करते हैं। और अगर वह फसल औद्यानिक फसल है, यानी उद्यान में हम जो लगाते हैं औद्यानिक फसल है या कपास है, तो हमें यहाँ पर 5% प्रीमियम पे करना होता है। तो जो एक समान दर वाली ये बात कर रहा है, यहाँ पर इसे हम गलत कर देते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसको तो गलत कर दिया, सही हमसे पूछा है। यह योजना चक्रवात एवं गैर मौसमी वर्षा से होने वाली कटाई उपरांत घाटे को बीमाकृत करती है। फसल बीमा योजना है, तो फसलों का जो नुकसान हो जाता है किसी कारण से, उसके बारे में ये उसको कवर करती है, तो बीमाकृत करती है। तो दूसरा सही है, केवल 2 हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। और बैंकिंग सॉल्यूशन। और बैंकिंग सॉल्यूशन पद कभी कभी समाचारों में देखा जाता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पद इसका सही वर्णन करता है। तो अगर कोर बैंकिंग सॉल्यूशन की मैं बात करूं, तो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन क्या है, जैसे आपका बैंक अकाउंट है किसी एसबीआई बैंक में, और एसबीआई बैंक की दिल्ली की शाखा में है। अब आप दिल्ली से समझ लीजिए मुंबई चले गए और आपको ट्रांजैक्शन करना है,
तो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन क्या करता है, आपका खाता चाहे किसी भी ब्रांच में हो, आप उस बैंक की किसी भी दूसरी ब्रांच में जाकर अपना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। यह सुविधा देता है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। ठीक है, सीबीएस यह बैंक की शाखाओं का वह तंत्र है जो उपभोक्ताओं को अपने खातों का संचालन बैंक की किसी भी शाखा से कर सकने की सुविधा देता है, चाहे उन्हें अपना खाता कहीं भी खोल रखा हो। जो बात मैंने आपको बताई वही बात पहला स्टेटमेंट कर रहा है, और जो मैं बताता हूं वह तो सही होता ही है, क्योंकि मैंने इसी के अकॉर्डिंग बात बताई है। तो पहला सही है। यह व्यावसायिक बैंकों पर कंप्यूटरीकरण के माध्यम से आरबीआई का नियंत्रण बढ़ाने का एक प्रयास है। इस तरह की कोई बात इसके अंतर्गत नहीं आती है। आरबीआई का नियंत्रण बढ़ाने जैसी बात नहीं है, बल्कि यह वित्तीय समावेशन को बेहतर बनाने के लिए यह एक कदम है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। फिर इसको हमने गलत कर दिया। यह एक विस्तृत प्रक्रिया है जिसके द्वारा विशाल अनर्जक नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो इसको भी हम गलत कर देते हैं, केवल पहला हमारा सही आंसर होगा। आगे बढ़ जाते हैं। 2016 और 2015 के क्वेश्चन हमें देखने हैं। 2016 में 17 क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो 11वें क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। आरबीआई द्वारा घोषित कोषों की सीमांत लागत पर आधारित उधारी दर यानी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट का या के क्या उद्देश्य है। जो MCLR है, आरबीआई ने समय समय पर जो लोन देने की दर है उसके निर्धारण को लेकर समय समय पर पहले तो बेंचमार्क करके एक रेट लेके आई थी, फिर बेस रेट लेकर आई, और फिर MCLR लेकर आया है आरबीआई के द्वारा, ताकि जो आरबीआई की नीतियों में चेंजेस होते हैं, ब्याज की दर कम या ज्यादा होती है, उसका फायदा ग्राहकों को आसानी से मिल सके। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो रेट के संबंध में आरबीआई का जो एक टॉपिक है उसको आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ये अगर इसको देखें तो ये दिशा निर्देश उधारों की ब्याज दरें निर्धारित करने हेतु बैंकों द्वारा अपनाई गई विधि में पारदर्शिता बढ़ाने में मदद करते हैं। ठीक है, मदद करते हैं। अगर हम इसको देखें, ये दिशा निर्देश बैंक साख की उपलब्धता ऐसी ब्याज दरों पर सुनिश्चित करने में मदद करते हैं जो ऋण लेने वाले एवं बैंक दोनों के लिए न्याय संगत है। ये दिशा निर्देश बैंक साख की उपलब्धता ऐसी ब्याज दरों को सुनिश्चित करने में मदद करते हैं जो ऋण लेने वाले एवं बैंक दोनों के लिए न्याय संगत है। यह बात बिल्कुल ठीक है। अगर आप कहें कि जो पहले ऋण देने के लिए ब्याज की दरें निर्धारित की जाती थी उनमें वस्तुनिष्ठता नहीं थी, उनमें आत्मनिष्ठता थी। बैंक अपने हिसाब से रेट डिसाइड कर लेते थे, लेकिन आरबीआई ने कोशिश की है MCLR के थ्रू कि इसमें एक रूपता लाई जाए, सभी को आसानी से नहीं, एक फॉर्मूला दिया है आरबीआई ने, तो MCLR के द्वारा इसमें पारदर्शिता लाई गई है। यह बात बिल्कुल करेक्ट है। और ये दिशा निर्देश ऐसी रेट तय करने में मदद करते हैं बैंक को भी लाभ हो और ग्राहक जो लोन ले रहा है उस पर भी ज्यादा दबाव ना पड़े। एक न्याय संगत रेट को बनाने में, रेट को डिसाइड करने में MCLR क्या करता है, अपनी योगदान देता है। तो ये बिल्कुल ठीक है। सही का पूछ रहा है तो हम दोनों को ही सही मान के चलते हैं। MCLR की बात हमने की। आगे की बात, अगला क्वेश्चन, गहन कदम संवर्धन के माध्यम से पोषण सुरक्षा हेतु पहल, इनिशिएटिव फॉर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी थ्रू इंटेंसिव मिलेट्स प्रमोशन, यानी जो कदम मतलब हो गया जो मोटे अनाज की बात कर रहा है उसके बारे में के संदर्भ में निम्न, ये एक पहल का नाम है इनिशिएटिव फॉर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी थ्रू इंटेंसिव मिलेट प्रमोशन, यानी मिलेट का, मोटे अनाजों का प्रमोशन करें, उससे हमारी जो पोषण आधारित चीजें हैं, आवश्यकता है, उनको सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। इस बारे में यह बात कर रहा है।
तो क्या कह रहा है, इस पहल का उद्देश्य उन्नत उत्पादन और कटाई उपरांत प्रौद्योगिकी को निर्देशित करना है एवं समूह उपागम यानी क्लस्टर अप्रोच के साथ एकीकृत रीति से मूल्यवर्धन तकनीकों को निर्देशित करना है। तो अगर मैं कहूँ ये एक कॉन्सेप्चुअल टाइप का क्वेश्चन नहीं होकर एक फैक्चुअल टाइप का क्वेश्चन है। इस पहल के बारे में अगर आपको पता है तो आप इसका आंसर कर पाएंगे, और अगर नहीं पता है तो फिर आप इसमें समझाने जैसी कोई बात नहीं है। तो यह बात ठीक है कि यह कटाई के उपरांत टेक्नोलॉजी के द्वारा निर्देशित करके और क्लस्टर अप्रोच के साथ एकीकृत रीति से मूल्यवर्धन वैल्यू एडिशन तकनीकों को निर्देशित करता है। इस योजना में निर्धन, लघु, सीमांत एवं जनजातीय किसानों की बड़ी हितधारिता है। यानी जो छोटे किसान हैं, लघु किसान है, सीमांत किसान है, उनके द्वारा जो मोटे अनाज उपजाए जाए उनके बारे में ये बात की गई है और वह इनके हितधारक हैं, बड़ी मात्रा में हितधारक हैं। इस योजना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य वाणिज्यिक फसलों के किसानों को पोषकों के अत्यावश्यक निवेशों के और लघु सिंचाई उपकरणों के निःशुल्क किट प्रदान करना है। भाई अगर निःशुल्क किट प्रदान करेंगे तो इन लोगों को करेंगे ना, निर्धन को, लघु को, सीमांत को, वाणिज्यिक फसलों के किसानों को क्यों करेंगे? ठीक है, तो इसको तो यहाँ पर गलत, हालांकि ये निःशुल्क किट प्रदान किए जाते हैं लेकिन इन लोगों को किए जाते हैं, इनको वाणिज्यिक फसलों के किसानों को नहीं किए जाते। तो तीसरा हम हटा देंगे, गलत कर देंगे। तो हमसे सही पूछा है, पहला और दूसरा सही है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। समाचारों में कभी कभी देखे जाने वाले आधार, शेयर एवं लाभ स्थानांतरण यानी बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग पद का क्या संदर्भ है? तो इसमें जो बात की गई है क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, संसाधन संपन्न किंतु पिछड़े क्षेत्रों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा खनन कार्य। अच्छा, इस तरह के ऑप्शन अगर रहेंगे तो आप बहुत आसानी से इनका क्या कर लेंगे, इनको आंसर कर लेंगे। तो खनन कार्य जैसी कोई बात नहीं है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए जाने वाले कर अपवंचन पर प्रतिबंध लगाना, ये जो है आधार शेयर यानी बेस इरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग। जो कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, वह लाभ तो खूब कमाती है लेकिन अपना लाभ ऐसी जगह पर ज्यादा दिखाती है जहां पर उनका जहां पर जिस देश में लाभ की दर, कर की दर कम होती है। जैसे एक कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, भारत में भी उसका क्या है, एक सहायकी है, अमेरिका में भी है, और एक समझ लीजिए एक किसी देश में, मलेशिया वगैरह में, जहां पर कम टैक्स लगता है, और टैक्स हेवन कंट्रीज जो है। तो इसको यहाँ से भी जो प्रॉफिट होगा ना, ये इस तरह से दिखाएगी कि इसको ये यहाँ पर प्रॉफिट ज्यादा हुआ है, यहाँ पर प्रॉफिट कम हुआ है। तो यहाँ पर कम प्रॉफिट दिखाएगी तो कम टैक्स देना पड़ेगा, यहाँ पर ज्यादा प्रॉफिट दिखाएगी तो क्योंकि ये टैक्स हेवन कंट्रीज है, टैक्स की रेट कम है, तो यहाँ पर भी इनको टैक्स की बचत हो जाएगी। तो टैक्स की बचत करने के लिए कंपनियां क्या करती है, अपने प्रॉफिट का बेस शिफ्ट कर देती है ना, बताती कहीं से है, कमाती कहीं से, ये वाला। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए जाने वाला कर अपवंचन, कर की चोरी पर प्रतिबंध लगाना, इसका एक उद्देश्य है आधार शरण और लाभ स्थानांतरण का। ठीक है, तो यहाँ पर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं। हाल ही में भारत में प्रथम राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन का गठन किए जाने के लिए कहाँ किए जाने के लिए प्रस्तावित किया गया है? तो यह क्वेश्चन 2016 का है, आज के 7 साल पहले की बात है। और जो पहला राष्ट्रीय निवेश एवं विनिर्माण क्षेत्र का प्रस्ताव किया गया था वह आंध्र प्रदेश में किया गया था। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है और पीवाईक्यूज के लिहाज से आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन इस तरह की चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में जिला खनिज प्रतिष्ठान डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशंस का क्या उद्देश्य है? तो ये जो बनाए गए हैं ये उन जिलों में बनाए गए हैं जहां पर खनिज उत्पादन का कार्य, खनिज का खनन कार्य होता है, और उन लोगों के लिए
जो इस खनन कार्य से प्रभावित होते हैं उनकी सुरक्षा के लिए यह बनाया गया है, उनके अधिकारों के बारे में सचेत करने के लिए यह बनाया गया है। ठीक है, तो इसको अगर हम देखें तो इसके उद्देश्य क्या है? खनिज संपन्न बिलों में खनिज खोज संबंधी क्रियाकलापों को, तो खनन कार्य से संबंधित कोई भी काम इसका नहीं है। खनिज कार्य से प्रभावित लोगों के हितों की रक्षा करना, यह इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। बिल्कुल सही बात है। राज्य सरकारों को खनिज खोज के लिए लाइसेंस निर्गत करने के लिए अधिकृत करना, ऐसा भी इसका कोई काम नहीं है। बस वहां पर जो प्रभावित लोग हैं उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए, उनके हितों की रक्षा के लिए ये जो जिला खनिज प्रतिष्ठान बनाए गए हैं, ये एक तरह का ट्रस्ट है, ये न्यास है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा केवल 2, हमारा आंसर इसका होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरकार की संप्रभु स्वर्ण बॉन्ड योजना, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम एवं स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के क्या उद्देश्य है? हम देखते हैं भारत में कि सोने का क्रेज बहुत ज्यादा है, सोने की खरीद बहुत ज्यादा की जाती है भारतीयों के द्वारा, लेकिन कारोबार के लिए नहीं, गहने बनाने के लिए, उन्हें रखने के लिए। तो सरकार चाहती है कि हमारी जो इतना बड़ी मात्रा में हम गोल्ड का आयात करते हैं उसको कम किया जाए। उसके लिए सरकार ने सोचा कि जो सोना लोगों के पास रखा है उसे बाहर निकाला जाए। इस वजह से सरकार ने एक स्कीम शुरू की, गोल्ड सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। उसके में जो आप सोना लेके रखते हैं, क्योंकि उस पर उसकी जो रेट है दिन बर दिन बढ़ती जाती है, तो उस वजह से एक तरह का बॉन्ड निकाला गया और वो गोल्ड की तरह ही काम करता है, लेकिन गोल्ड नहीं है। उसी तरह का लाभ देता है, प्लस उस पर इंटरेस्ट भी मिलता है। इस तरह की चीजें यहाँ पर है। तो इसके उद्देश्य क्या है? स्वर्ण मुद्रीकरण योजना भी इसी तरह की एक योजना है। भारतीय गृहस्थों के पास निष्क्रिय पड़े स्वर्ण को अर्थव्यवस्था में लाना, सही बात है, अर्थव्यवस्था में लाना। स्वर्ण एवं आभूषण के क्षेत्र में एफडीआई को प्रोत्साहित करना, इस तरह का कोई उद्देश्य इन योजनाओं का नहीं है। बस मेन उद्देश्य तो यही है, जो स्वर्ण निष्क्रिय पड़ा है और हम बार बार आयात किए जा रहे हैं, तो निष्क्रिय पड़े हुए स्वर्ण को हम पहले यूज लें, ठीक है ना, इसको लाना। तो दूसरा हटा देते हैं, स्वर्ण आयात पर भारत की निर्भरता में कमी लाना, हम बार बार जो आयात करते हैं उसमें कमी लाना हमारा उद्देश्य है। तीसरा भी इसका सही उत्तर है, 1 और 3 हमारा सही आंसर इसमें हो जाता है। आगे बात करते हैं 2016 के लास्ट क्वेश्चन की, फिर इसके बाद हम इसी वीडियो में 2015 के क्वेश्चंस भी देख लेंगे। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है? एक फैक्चुअल सा बहुत इजी सा क्वेश्चन है, हमने देखा है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी की जाती है वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट। ओके, इजी सा क्वेश्चन था, खत्म हो गया 2016 का क्वेश्चन। अब बात करते हैं 2015 के क्वेश्चन पर। 2015 के क्वेश्चन है, रुपए की परिवर्तनीयता से क्या तात्पर्य है? हमने बात की थी रुपए की परिवर्तनीयता के बारे में कि रुपए को किसी दूसरी मुद्राओं से अदल बदल करने को रुपए की परिवर्तनीयता कहते हैं। भाई रुपए को डॉलर में कन्वर्ट कर लिया, डॉलर को रुपए में कन्वर्ट कर लिया, रुपए को पाउंड में कन्वर्ट कर लिया, पाउंड को रुपए में कन्वर्ट कर लिया, इस तरह से, है ना। तो क्या मतलब है? रुपए के नोटों के बदले सोना प्राप्त करना नहीं, रुपए के मूल्य को बाजार की शक्तियों द्वारा निर्धारित होने देना, रुपए को अन्य मुद्राओं में और अन्य मुद्राओं को रुपए में परिवर्तित करने की स्वतंत्रता से अनुज्ञा प्रदान करना, भारत में मुद्राओं के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार विकसित करना नहीं। सी हमारा ऑप्शन यहाँ पर पढ़ेंगे तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बहुत आराम से हमें यहाँ पर सोल्व ये हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम 1996-97 में गरीब किसानों में की ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए आरंभ किया गया था। अब इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए और क्या आपको यह सही लगता है? कार्यक्रम का नाम क्या है? सिंचाई लाभ कार्यक्रम, और ये कह रहा है गरीब किसानों को ऋण सहायता देने में।
तो सिंचाई लाभ कार्यक्रम तो सिंचाई से संबंधित कार्य करेगा ना, ऋण तो नहीं देगा लोगों को, या सिंचाई परियोजनाओं के बारे में काम करेगा। ठीक है, तो हम गलत गलत कह देंगे इसको, क्योंकि स्टेटमेंट से ही नजर आ रहा है। कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1974-75 में जल उपयोग दक्षता के लिए विकास के लिए शुरू किया गया था। कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1974-75 में जल उपयोग दक्षता के विकास के लिए शुरू किया गया था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, फैक्चुअल सा स्टेटमेंट है, सही पूछा है, तो हम केवल 2 को इसमें सही बताएंगे। ठीक है, ओनली 2। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इन पिछले ईयर्स के क्वेश्चन से जब आप देखते हैं 2022 तक के क्वेश्चन को मैच करने की कोशिश करते हैं, तो आप पाएंगे कि पहले किस तरह के क्वेश्चन आते थे और अब किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप जो फर्क होता है, पैटर्न चेंज होने में जो फर्क नजर आता है हमें, वो नजर आता है PYQ उसको देखने से। समाचारों में प्राय आने वाले बेसल 3 मानक समझौता, सरल शब्दों में बेसल 3 क्या है इसके बारे में हम बात कर चुके हैं पिछले वीडियोस में। बेसल 3 अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो बैंकों के नॉर्म्स होते हैं, मानदंड होते हैं, उसके बारे में बात करता है। जैव विविधता संरक्षण बैंकिंग क्षेत्रों के वित्तीय और आर्थिक दबावों का सामना करने के सामर्थ्य को उन्नत करने तथा जोखिम प्रबंधन को उन्नत करने का प्रयास करता है। जोखिम प्रबंधन हमने बात की थी ना, CAR की, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की, तो बिल्कुल सही बात है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन विकसित देशों से निर्धन देशों के प्रौद्योगिकी, ये सब तो हम देखते ही गलत कर सकते हैं। बी हमारा सही आंसर है। आगे बात करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पिछले दशक में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर लगातार बढ़ती रही है। पिछले दशक में, अच्छा ये फिर से वही बात है, हम 2015 की क्वेश्चन देख रहे हैं और ये इकोनॉमिक सर्वे से ट्रेंड वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका हम डायरेक्ट आंसर निकाल लेंगे। पिछले दशक में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जो रियल GDP है की वृद्धि दर लगातार बढ़ रही है। तो रियल GDP की वृद्धि दर लगातार नहीं बढ़ी, पिछले 10 सालों की बात कर रहा है, तो ऐसा गलत है। पिछले दशक में बाजार की कीमतों पर GDP लगातार बढ़ रहा है। देखिए, एक तो होता है बाजार की कीमतों पर नॉमिनल GDP, तो वह तो मात्रा में अगर हम देखें तो बढ़ता ही रहता है, बढ़ जाता है ना। और एक होता है रियल GDP, उसमें हम इन्फ्लेशन को ऐड करते हैं। इन्फ्लेशन बढ़ गया तो इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण बाजार कीमत तो हमें बढ़ी हुई नजर आती है, लेकिन वास्तविक रूप से वह बढ़ा हुआ नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर वास्तविक GDP तो नहीं बढ़ी, क्योंकि वास्तविक बात हो रही है, और कीमतों के स्तर पर क्वांटिटी देखें तो वह तो बढ़ रही है, तो यह ठीक है। तो केवल 2 इसमें हमारा आंसर होगा। अगली बात करते हैं, अगला क्वेश्चन। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बैंक दर, OMO ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुली बाजार कार्यवाही, लोक ऋण और लोक राजस्व, पब्लिक डेट और पब्लिक रेवेन्यू, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? यहां पर बीच में एक टाइपिंग एरर है। यह पूछना चाहता है कि मौद्रिक नीति से संबंधित, मौद्रिक नीति से संबंधित उपकरण कौन से हैं? तो हमने देखा है सरकार, एक तो राजकोषीय नीति होती है और एक मौद्रिक नीति होती है। मौद्रिक नीति में आता है, सॉरी, राजकोषीय नीति में आता है लोक ऋण और लोक राजस्व, ये मौद्रिक नीति के पार्ट नहीं है। लेकिन बैंक दर, बैंक रेट और OMO ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये मौद्रिक नीति के ही अंग हैं। तो कौन सा सही है? 1 और 2, पहला और दूसरा हमारा यहाँ पर मौद्रिक नीति के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये एक टाइपिंग एरर वाला क्वेश्चन था, टाइप में एरर हुई है, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन।
भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? मुद्रास्फीति महंगाई की बात कर रहा है, और महंगाई के बारे में हमने कितनी बार चर्चा की है पिछले 3-4 दिनों में। तो देखते हैं, भारत में मुद्रास्फीति का नियंत्रण केवल भारत सरकार का उत्तरदायित्व है। आरबीआई करती है ना मुद्रास्फीति का नियंत्रण, तो आरबीआई, तो केवल भारत सरकार की बात आ गई। मुद्रास्फीति के नियंत्रण में भारतीय रिजर्व बैंक की कोई भूमिका नहीं है, बिल्कुल है। घटा हुआ मुद्रा परिचालन यानी मनी सर्कुलेशन यानी मनी सप्लाई अगर कम होता है, मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है, बिल्कुल सही। जब भी हमें महंगाई नियंत्रित करनी होती है, हम क्या करते हैं? मनी सप्लाई को कम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सही पूछ रहा है और केवल एक ही सही है। बढ़ा हुआ मुद्रा परिचालन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है, ये तो महंगाई को बढ़ा देता है, ज्यादा बढ़ा देता है, तो इसे हम सही नहीं मानेंगे। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन 7th, यहां पर कृषि उत्पादन में काष्ठ के हलों यानी लकड़ी के हलों के स्थान पर इस्पात, इस्पात है ये, इस्पात नहीं है, इस्पात यानी स्टील के उपयोग निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? अगर आप लकड़ी के हल की जगह स्टील का हल यूज कर रहे हैं तो आपने तकनीक बेहतर कर ली ना, पूंजीगत वे किया, आपने अपनी पूंजी बढ़ाई, उससे क्या होगा? आपका उत्पादन बेहतर होगा, ठीक है। आप नई प्रौद्योगिकी कब क्यों लाते हैं? ताकि आपका उत्पादन बेहतर हो सके। तो क्या है, लकड़ी के हल की जगह इस्पात का हल आपने लिया है, तो किसका उदाहरण है? श्रम बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकी। इससे श्रम थोड़ी बढ़ेगा, लोग श्रम तो वो हो गया ना, या तो आपने अकुशल की जगह कुशल व्यक्ति को लिया या एक की जगह 2 व्यक्तियों को ले लिया, वह श्रम बढ़ा। पूंजी बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकी प्रगति, पूंजी आपकी बढ़ेगी इससे। अगर मैं बात करूं 7th क्वेश्चन की, तो आपकी पूंजी इससे बढ़ेगी क्योंकि आपने नई तकनीकी लाई है, और उस तकनीकी से वह एक तरह की पूंजी है भाई। एक पुरानी मशीन को हटाकर आप जब नई मशीन लाते तो आपने पूंजी बनाई ना, क्योंकि तकनीकी रूप से वह नई मशीन है। तो पूंजी बढ़ाने वाली प्रगति है ये, पूंजी बढ़ी आपको, घटाने वाली तो नहीं होगी। उपयुक्त में से कोई नहीं भी नहीं होगी, बी हमारा सही आंसर यहाँ पर होगा। अंतरराष्ट्रीय नकदी की समस्या निम्नलिखित में से किसकी अनुपलब्धता से संबंधित है? तो अंतरराष्ट्रीय नकदी जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार में नकदी की समस्या है, तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार में सभी मुद्राओं का वैल्यू नहीं है। जैसे भारतीय रुपया भारत में ही वैल्यू है, लेकिन कुछ मुद्राएं हैं जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानी जाती है, उनकी वैल्यू है। जैसे अमेरिका का डॉलर है, और जो भी इस तरह की करेंसी है जिनकी वैल्यू अंतरराष्ट्रीय स्तर पर है, उन्हें हम हार्ड करेंसीज भी कहते हैं। तो इसमें जो आपका आंसर होगा डॉलर और अन्य दुर्लभ मुद्राएं यानी हार्ड करेंसीज, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय नकदी की जब हम बात करते हैं तो डॉलर तो एक महत्वपूर्ण है, इसके अलावा जो कुछ है जापानी करेंसी है, चाइनीज करेंसी भी उसके अंतर्गत आ जाती है। हार्ड करेंसीज है जिनकी वैल्यू अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानी जा सकती है, ठीक है। तो सी इसमें सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक बीज ग्राम संकल्पना सीड विलेज कॉन्सेप्ट के प्रमुख उद्देश्य का सर्वोत्तम वर्णन करता है? यानी एक ऐसा ग्राम जहां पर बीज की उपलब्धता हो, सीड विलेज कॉन्सेप्ट, बीज मिल भी जाए आसानी से और मतलब में हमारी फसल भी अच्छी हो जाए। तो इसकी जब हम बात करते हैं तो देखो, किसानों को अपने ही खेतों के बीज का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें दूसरों से बीज खरीदने के लिए हतोत्साहित करना, ऐसी कोई बात नहीं है। किसानों को गुणवत्ता युक्त बीज उत्पादन का प्रशिक्षण देने में लगाना, यानी किसानों को ही बताएं कि किस तरह से हम क्वालिटी वाला बीज उत्पादन कर सकते हैं, उनको प्रशिक्षण देना और उनके द्वारा दूसरों को समुचित समय पर तथा वहन करने योग्य लागत में गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध कराना। किसानों को इतना सक्षम बना दें कि वो खुद अच्छे से अच्छा बीज उत्पादन करें और दूसरों को भी उचित लागत पर उसे प्रोवाइड करवा सके। यही है सीड विलेज ग्राम का सबसे प्रमुख उद्देश्य। आगे बढ़ते हैं। वर्ष प्रतिवर्ष निरंतर घाटे का बजट रहा है। घाटे को कम करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी कार्यवाही या कार्यवाहियां की जा सकती है?
क्या आपको याद है? सेम इसी तरह का क्वेश्चन हमने इससे पहले भी किया है, एग्जैक्ट क्वेश्चन हमने किया है। तो आइए देखें, सरकार अपने घाटे को कैसे कम कर सकती है? राजस्व व्यय में कमी लाना, कल्याणकारी योजनाओं को आरंभ नहीं करेगी, सब्सिडीज को युक्तिकरण करेगी, सब्सिडीज को सही बनाएगी, है ना, उचित बनाएगी, उद्योगों का विस्तार करेगी। तो ज्यादा व्यय करना पड़ेगा ना, ज्यादा व्यय करेंगे तो घाटा बढ़ेगा, घाटा ही तो नहीं बढ़ाना है, कम करना है, तो इसको भी गलत कर देंगे। 1 और 3 हमारा सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। जब भारतीय रिजर्व बैंक सांविधिक नकदी अनुपात यानी SLR, स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, को 50 आधार अंक कम कर देता है तो निम्नलिखित में से क्या होने की संभावना है? देखिए, SLR वो होता है जो बैंकों को सिक्योरिटीज में या नगद में अपने पास रखना होता है ना, इस पैसे का लोन नहीं दिया जा सकता। जब इसका परसेंटेज कम होगा तो बैंक अब लोन ज्यादा दे पाएगा, लोन ज्यादा दे पाएगा, बैंक के पास एक्स्ट्रा पैसा आ जाएगा, वह ज्यादा लोन देने की कोशिश करेगा। और ज्यादा लोन वह कब देगा? जब वह अपने ब्याज की दरों को कम करेगा, तभी तो लोग आएंगे लोन लेने के लिए। जब ब्याज की दरें कम होती है तो लोग आकर्षित होते हैं लोन लेने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर होगा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपने उधार देने की दर को घटा सकते हैं। ठीक है, अपनी इंटरेस्ट रेट को क्या कर सकते हैं? बैंक कम कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें ज्यादा पैसा लोन पर देना है। तो इसका ऑप्शन हम सी पर डायरेक्ट आगे, बीच में किसी को हमने पढ़ा नहीं। आगे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है 2015 के क्वेश्चंस का। फिर इसके बाद में जो बाकी बचता है 2 सालों के क्वेश्चन, उन्हें हम अगले वीडियोस में कवर कर लेंगे। क्वेश्चन है, भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को किसके अधीन विनियमित किया जाता है? भारत में जो कृषि उत्पाद है उनके बाजार को किसके अधीन विनियमित किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है? तो आपको पता है, कृषि राज्य सूची का विषय है। राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम के द्वारा इन्हें रेगुलेट करने का काम किया जाता है। तो ये क्वेश्चन थे हमारे पिछले 2 सालों में, जो हमने 2016 और 15 की बात की है। इस तरह से हम पिछले 8 सालों के इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चंस की बात कर चुके हैं। और इंडियन इकोनॉमी एक बड़ा वेटेज रखता है प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी, तो इसे अच्छा करना आपका कर्तव्य बन जाता है अगर आप सीरियस हैं अपनी तैयारी को लेकर। ठीक है, तो अगर इकोनॉमी अच्छा करना है तो फिर आप जाकर देखिए समुद्र मंथन का वीडियो, यहाँ पर आप जाकर देखिए, यहाँ पर आप PYQ डिस्कशन जरूर देखिए, उससे आपको पता चलेगा कौन से टॉपिक्स हमें ज़्यादा अच्छे से तैयार करने हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे फिर से इकोनॉमी के क्वेश्चंस के साथ। लास्ट वीडियो आने वाला है इकोनॉमी के PYQs का, तो उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम कोई नया सब्जेक्ट शुरू करने पर काम कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।